यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं ईवीएस पेडागोजी को, यानी कि पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र हम लोग कंप्लीट करेंगे। और साथ ही यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। सो इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके का पैटर्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आपकी जो तैयारी है वो अभी किस लेवल की है और किस लेवल तक अभी आपको और प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो जैसा हमने एक सेशन ऑलरेडी अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ 15 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो उसी सीरीज को आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 से अपन अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत इजी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी लेंदी होते हैं। इजी होते हैं नो डाउट, लेकिन लेंदी होते हैं जिनको पढ़ने में समय लगता है। तो जितना ज्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी हैबिट बनेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। कल मॉर्निंग में ही आपको ये सेशन प्रोवाइड किया गया था, इससे पहले वाला। तो ज़रूर से पुराने सारे सेशंस जो आपके ईवीएस के हैं उन्हें ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके 2011 से लेकर अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई है 23 तक, वो सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, कुछ रिपीटेड होते हैं, लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, उनको हम लोग यहाँ पर स्किप कर देंगे ताकि कम समय में आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो पाए। देखो पूछा क्या गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। देखो जब भी ऐसा लिखा हुआ रहता है कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा या बेस्ट रिसोर्स क्या होगा, दैट मीन्स कि सारे ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, दैट मीन्स कि सारे ऑप्शन पॉजिटिव होंगे, है ना। बट आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो सबसे सही है उसको निकालना होगा। ठीक है, क्या लगता है कि आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है? टेक्स्ट बुक हो सकता है, ऑडियो एड्स हो सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश हो सकता है, या फिर न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो सकता है। तो प्रीवियस ही सेशन में हमने सेम चीज पर बात करी थी कि अगर किसी भी बच्चे को रियल लाइफ या करंट अफेयर से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाना है कि अभी इतना ज्यादा प्रदूषण क्यों हो रहा है या दिल्ली शहर में इतना ज्यादा प्रदूषण है, अगर बच्चों को इस बारे में बताना है, तो सबसे बेस्ट माध्यम क्या होगा जहां से डेली इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं? समाचार पत्र की रिपोर्ट या फिर न्यूज़पेपर, हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन बोल सकते हैं। सो आंसर क्या लग जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, पाठ्य पुस्तकें भी ऑप्शन है, ऑडियो एड्स, एनसाइक्लोपीडिया, लेकिन सबसे बेस्ट निकालना था न्यूज़पेपर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? मतलब पूछा है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, जो एक टॉपिक है नदी पर बनाए गए बांध, है ना, इस पर हम लोग जो है विशिष्ट मापने योग्य उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और उससे हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं ना कि हमारा ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि नदी पर जो बांध बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इससे क्या क्या फायदे हैं, इससे क्या क्या नुकसान है, किन किन लोगों को नुकसान है। तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य है इस टॉपिक से निकालना। मापने योग्य और प्राप्य है जिसको आप मेजर कर सकते हो, मतलब बच्चों का आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, या फिर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो बच्चों का आप इवेल्युएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव सही रहेगा? सबसे पहले छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते हैं, क्या हमारा ये ऑब्जेक्टिव जो है इस कार्य को कंप्लीट करेगा। छात्र पर नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ रहा है, मतलब बांध की वजह से जो जो भी नुकसान यहाँ पर हो रहे हैं, जो जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग हाईलाइट करेंगे। छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे, मतलब बांध की नींव बनाने के लिए जो जो भी निर्माण कार्य किया गया है, जो भी कंस्ट्रक्शंस लगा है, जो भी सिविल इंजीनियरिंग लगी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। या फिर जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तब छात्र स्थानीय बस्तियों की वकालत करने में मदद करेंगे कि कैसे स्थानीय लोगों की मदद की जा सकती है, कैसे उनको सपोर्ट किया जा सकता है। तो क्या चीज आपको लग रही है कि हाँ, जिससे हमारा जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाएगा? ठीक है, एक तो ये वाली चीज देखो नॉर्मल है, छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, या फिर ये जाकर जो है जो स्थानीय बस्तियां है, जिन लोगों को नुकसान हो रहा है, उनकी वकालत करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज। तो अब हमको निकालना है बेस्ट ऑप्शन। तो इसमें से बेस्ट क्या हो रहा है कि यहाँ से बच्चों को मिलेगी सारी जानकारी कि जब भी डैम बांध बनाए जाते हैं तो उनके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, मानव बस्तियों को कितना प्रभावित करती है, वहां के पशु जीव जंतु, है ना, उन सारी चीजों को ये कितना ज्यादा प्रभावित करती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा सेटिस्फाई कर रहा है।
ठीक है, कि हाँ डेम से रिलेटेड ये चीज है जो बच्चों के बोल सकते हैं कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में आ सकती है ना। बच्चों के उसमें लिखा जा सकता है, अगर कोई वो विजिट भी वहां पर करते हैं तो पोर्टफोलियो वगैरह में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, ईवीएस सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है। बच्चों को आप इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, लर्निंग करवा रहे हैं, तो कौन सा कथन सही है। सबसे पहले, विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं, मतलब बच्चों को क्या बोला गया है, ब्लैंक स्लेट बोला गया है, या एम्प्टी वेसल यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, और क्या बोला गया है कि जिनको जानकारी से भरना होता है जो एक विद्यालय ही दे सकता है। सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया भी एक जैसी होती है, सबका जो रिस्पॉन्स होता है वो भी एक जैसा होता है। ठीक है, ठीक है, ये वाली बात हो गई दूसरे के अंदर कि सभी बच्चे जो होते हैं वो रिस्पोंड भी क्या करते हैं, एक जैसा करते हैं। तीसरे वाले में देखिए, विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, मतलब सभी जो है लीनियर वे में सीखते हैं। नया ज्ञान पिछले तथ्यों व जानकारी से ही प्राप्त होता है। ओके, तो इसमें लीनियर वे की बात करी गई है। ठीक है, और बच्चों की जो लर्निंग होती है वो स्पाइरल होती है। चलो इस वाले को देखते हैं। विद्यार्थी के सीखने का तरीका सर्पीलाकार और काफी पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। वह परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया करना अपने ढंग से, ऐसा नहीं कि सभी बच्चे एक समान प्रतिक्रिया देंगे। देखो, इसने बोला है कि सारी चीजें स्कूल करवाएगा, तो डेफिनेटली ये चीज गलत है। ठीक है, इसने बोला है कि सभी बच्चे एक समान रूप से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी गलत है। बच्चे लीनियर वे में सीखते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत है। केवल अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया कि सभी बच्चे जो है अपने आप में यूनिक होते हैं। हर एक बच्चे के सीखने का अपना तरीका होता है। सर्पीलाकार पैचदार तरीके, मतलब ऐसा नहीं कि वो लीनियर वे में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वो सब चीजों को एक साथ सीखते रहते, स्कूल में जो सिखा रहे हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से वो चीजें देख रहे हैं, सारी चीजें वो एक साथ सीखते रहते। तो क्या मैं ये कह दूं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। चारों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे बेस्ट क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। कौन सा कथन पोर्टफोलियो के लिए सबसे सही है। देखो, एक ही चीज पढ़नी पड़ती है, अगर आप बहुत जाके डिटेल में और हर एक चीज को पढ़ रहे हैं तो पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड दो चीजें होती है। इन दोनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि इसके बहुत बारीक से आप पढ़ेंगे तो इसका डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है और एक पोर्टफोलियो जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अभी हमसे पूछा गया पोर्टफोलियो के बारे में, तो हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, तो इसी के साथ हम लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में भी पढ़ लेंगे। हमको क्या करना है, सबसे बेस्ट आंसर निकालना है। ठीक है, विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। क्या बोला, इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड अबाउट स्टूडेंट इन नेचुरल सेटिंग। इट कुड बी बेस्ड ऑन टीचर्स ऑब्जर्वेशन अबाउट स्टूडेंट इन द कोर्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसके इसमें एक निश्चित समय में एकत्र व विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक फिक्स टाइम हो गया कि या तो क्वार्टरली एग्जाम या फिर प्रोजेक्ट समय या फिर हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चे के एनालिसिस को रिकॉर्ड करना है, किसमें, पोर्टफोलियो के अंदर। व्यवस्थित ढंग से व्यवहार को अंकित करना, जिसमें विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान दिया गया, किसी एक स्पेसिफिक चीज पर ही ध्यान दिया गया हो कि बच्चा जो है पर्टिकुलर उसकी अटेंडेंस कितनी है, या बच्चा पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में कैसा है, या बच्चा पर्टिकुलर गेम्स में कैसा है। ठीक है, तो ये एक विशिष्ट पहलू की बात कर रहा है। एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना। ठीक है, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। अब आप ये देखो कि इसमें ये वाली चीज तो गलत हो गई कि एक निश्चित समय की बात करना और एक व्यवस्थित ढंग से व्यवहार को अंकित करना, जिसमें केवल एक विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्योंकि पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल जो होते हैं मोस्टली ओवरऑल जो डेटा होता है बच्चे का एनालिसिस को क्या करते, रिकॉर्ड करते। तो बी और सी तो नेगेटिव हो गए। अब हमें ढूंढना है ए और डी में से क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखो, इसने क्या बोला, विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है, मतलब इन जनरल इंफॉर्मेशन जैसा भी वो दिन प्रतिदिन में कार्य कर रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पर कलेक्ट कर ली जाएगी। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है कि टीचर ने जो जो भी एनालिसिस किया है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर ले। और डी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना पोर्टफोलियो होता है।
ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या फिर विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना पोर्टफोलियो यहाँ पर कहलाता है। तो अब आप देखो पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। और ये वाली जो चीज होती है कि बच्चे का जो बेस्ट है उसको चुन लेना, वो कहलाता है अपना एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, तो अभी हमसे पूछा है पोर्टफोलियो के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, पोर्टफोलियो के लिए सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन नंबर वन। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि पोर्टफोलियो में क्या किया जाता है, डेली बच्चे का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, और उसके जो कार्य है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है उसने सबसे अच्छा क्या किया है उस चीज को केवल रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल के रूप में। या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ, इसको आप एनेक्डोटल को शॉर्ट समरी बोल सकते हो, कि उसने पूरे साल भर में जो भी कार्य किया है उसकी शॉर्ट समरी क्या कहलाएगी, एनेक्डोटल कहलाएगी। और पोर्टफोलियो में ओवरऑल डेटा कि उसने जितने भी कार्य किए होंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। और एनेक्डोटल में बेस्ट काम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। आप जो है बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले कैसे संवाद किया जाए इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। जिनको दिखाई नहीं देता है ना, जो बहरे हैं या फिर जो यहाँ पर बोल नहीं सकते, इस टॉपिक पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा वहां पर पूछता है कि हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं। मान लो उनकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो सभी तरीके से परिपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार की कोई बहरेपन और गूंगेपन वाली कोई भी डिसेबिलिटी हमको क्लास में नहीं दिख रही है, उस बच्चे को नहीं पता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ईवीएस में इस चैप्टर को, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने की योजना का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन कर पाएगा। देखो सबसे पहला ऑप्शन सुनना, एक सेकेंड। देखो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो इसमें अपन देखें तो यहाँ पर बोला गया कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, मतलब टीचर बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करेगा। कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते हैं। आपको ये समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाए, है ना। डिफरेंशियली एबल उनको क्यों बोला जाता है, आप बच्चों को ये चीज एक्सप्लेन करेंगे। मतलब आप इस सिनारियो को खुद अपने ऊपर डालकर देखें कि आप बच्चों को क्लास में ईवीएस पढ़ा रहे हैं और किसी एक बच्चे ने पूछ लिया कि हम इसको ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्यों जरूरत है ये चीज को ईवीएस में पढ़ने की। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सुनना, हम सभी की अलग अलग, मतलब आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आप बोल रहे हैं कि हम सभी की अलग अलग क्षमताएं होती है, बाधाएं होती है। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और कैसे उनके साथ समावेशी बना जाए, है ना। समावेशी इन द सेंस कि कैसे घुल मिलकर रहा जाए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। यह अध्याय ऐसे परिदृश्यों के बारे में आपको सहायता करेगा। इनमें से कुछ लोग, आप में से कुछ लोग बड़े होकर डॉक्टर बनना चाह सकते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं और शारीरिक चुनौतियों को समझना आपके लिए आवश्यक है, आपके डॉक्टर बनने की स्थिति में पहला कदम है। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको सही लग रहा है। देखो सिचुएशन क्या है, सिंपल सा वापस से अगर रिवाइज करना है क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है ना। सिचुएशन ये थी कि यहाँ पर कुछ हम लोग बोल सकते हैं कि डिसेबिलिटी है, डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन है। ठीक है, तो उस चैप्टर को या उस टॉपिक को जब आप पढ़ा रहे हो उस समय इस बच्चे का ऐसा पूछना कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो उस पर आपका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करना कि इन बच्चों को दिव्यांग क्यों माना जाता है गलत हो जाएगा। ठीक है, हमको उसके पीछे का जो पॉइंट है, उस चैप्टर के पीछे का पॉइंट वो समझाना है कि सभी के पास अपनी क्षमताएं होती है और अपनी बाधाएं यहाँ पर होती है, कुछ चैलेंजेस होते हैं, है ना। ये वाली चीजें हो गई। अब इसमें अगर कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते, हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे बातचीत करें और उनके साथ कैसे समावेशी बने। ठीक है, तो इस चैप्टर के थ्रू हमें ये जानकारी मिलेगी। तो ये चीज अगर हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये अपने आप में नेगेटिव है। ठीक है, कि यहाँ पर आप जब उनसे बात करें तो सावधान सतर्क रहें। ये वाली चीज तो स्पेसिफिक हो गई कि जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उसके लिए चैप्टर है कि इन बच्चों के साथ या इन व्यक्तियों के साथ कैसे डील की जाए। तो ये भी नेगेटिव हो गया, केवल ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखना।
प्रयोगों से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लैब के अंदर, ईवीएस में, साइंस में, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। प्रयोगों के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का कौन सा एक एग्जाम्पल हो सकता है? अब ईवीएस में हो गया तो आप बीजों के अंकुरण का कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। तो इसमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, या उसका कंक्लूजन निकालने का सबसे अच्छा सार क्या हो सकता है इन चार ऑप्शन में? देखो, सबसे पहला ऑप्शन तो क्या बोल रहा है, यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने में क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रकार के कान, जैसे हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, है ना, ऐसे सारे एनिमल्स में से कुछ का कंपेयर करवा लो। तो क्या ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा किसी भी चीज का कंक्लूजन निकालने का? ठीक है। दूसरा, आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच में संबंध को समझना, कि आसपास का टेम्परेचर कैसा है और वहां पर वाष्पीकरण की दर कितनी है। ठीक है। एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना, कि एक बीज को अंकुरित होने में कितने दिन लगते हैं। यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग एवं अपने परिवेश में छलावरण करने में कैसे मदद करता है। मतलब जानवरों की त्वचा कैसी है और वहाँ का जो हम लोग बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट है वो कैसा है, वहाँ की सराउंडिंग कैसी है, इस पर एनालिसिस करना, इस पर विश्लेषण करना। अब आप मुझे बताओ कि जब किस चीज पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, किस चीज पर आप प्रयोग कर सकते हो। देखो, एक ये भी एनालिसिस वाली चीज है, ऑब्जर्वेशन वाली चीज है, ये भी ऑब्जर्वेशन वाली चीज है, और इसको भी आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व ही करेंगे ना। टेम्परेचर वाली चीज है तो ये भी ऑब्जर्वेशन होगा। एक्सपेरिमेंट केवल हम लोग बोल सकते हैं किस चीज पर किया जा सकता है, 1 सेकेंड, ये भी ऑब्जर्वेशन वाली चीज है, ये भी ऑब्जर्वेशन वाली चीज है। ठीक है। और इस पर आप कर सकते हैं एनालिसिस। ठीक है, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, जैसे कि बच्चों को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने को दिया गया है कि एक बीज को अंकुरित होने में कितना समय लगेगा। और इसमें क्या बोला गया है, आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच में संबंध को समझना। जैसे गर्मी है तो इवोपरेशन की दर भी अच्छी होगी, मतलब कि वाष्पीकरण भी अच्छा होगा। सर्दी के समय में वाष्पीकरण बिल्कुल कम हो जाएगा, बारिश के समय में ये बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला चीज जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी चीज पर कंक्लूजन देने का, किसी भी चीज पर निष्कर्ष निकालने का। तो हमको क्या पूछा गया है, प्रयोगों के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का कौन सा कथन यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ होगा। तो हमारे पास केवल चीजें हैं बी, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और डी तो ऑब्जर्वेशन वाले, बी में भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से सबसे बेस्ट क्या होगा, तो बी वाला सबसे बेस्ट होगा, कि आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच में आप एक संबंध बता रहे हैं, मतलब दो चीजों को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, तो ये ज्यादा अच्छी चीज हो गई। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थल के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना सिखाती है। मतलब हम लोग ये देखें कि टीचर यहाँ पर बच्चों को जितनी भी धरोहर है ना, जितनी भी चीजें हैं, वास्तुकला के जितने भी नमूने हैं, जितनी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सारी दिखाना चाहती है, बच्चों को पढ़ाना चाहती है। टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर ये चीज करना हो टीचर को, तो वो क्या तरीका अपनाएगी, सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू करवा दे, एनिमेटेड वीडियो दिखा दे, इस पर कोई मूवी दिखा दे, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू करवा दे, या ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू बच्चों को ये चीज सिखाई जा सकती है, दिखाई जा सकती है। अब आप देखोगी जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब कि पुरानी टेक्नोलॉजी से बेहतर। ठीक है। तो इन चारों में से आपको सबसे ज्यादा यूनिक या सबसे ज्यादा नई कौन सी लग रही है, या सबसे ज्यादा जिसमें बच्चे सबसे अच्छे तरीके से सीखेंगे, कौन सा वाला हो सकता है? देखो, अगर आपने, अच्छा, इस वीआर का नाम आप सभी ने सुना होगा। वीआर इन जनरली कि अगर अपन मूवी भी देख रहे होते हैं तो वीआर हमको दिया जाता है, ताकि वीआर से ऐसा लगे कि बिल्कुल आप उस मूवी के अंदर ही है और हर चीज को फील कर पा रहे हैं। आप गेम्स में भी सेम चीज करते हैं, आजकल तो ये चीजें मंदिरों में भी इंक्लूड हो गई है। मंदिरों में जहाँ बड़ी बड़ी लाइन लगती है आरती करने के लिए, वहां पर आपको वीआर दे दिए जाते हैं, आप उन वीआर को आंखों पर पहन लीजिए। ठीक है। और आप खुद ऐसा फील करेंगे कि आप भगवान के सामने हैं और आप खुद उनकी आरती कर रहे हैं। ठीक है, आप उनकी खुद पूजा कर रहे हैं। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये वीआर, वर्चुअल रियलिटी कहलाती है। तो ये सबसे लेटेस्ट है। तो अगर हम बच्चे को किसी भी धरोहर या कोई भी जानकारी देना चाहते हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, जैसे अंतरिक्ष दिखाया गया है, तो हम लोग वीआर के थ्रू यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, बच्चों को सिखाना चाहता है किसके बारे में, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, कि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित करके रखा जाए।
तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, मतलब इस चीज को समझाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा फूड हो सकता है। आप पापड़ में इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, चिप्स में ले सकते हैं, कर्ड दही में ले सकते हैं, एक अनराइप मैंगो एक कच्चे आम में ले सकते हैं। अब आप ये सोचो कि फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कोई भी खाद्य पदार्थ जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, आप महीने 3 महीने 4 महीने लगभग 1 साल तक उस भोजन को सुरक्षित करके रख सकें। तो उसमें आपको क्या डालने पड़ेंगे, कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ेंगे, कुछ परिरक्षक डालने पड़ेंगे जो उस खाद्य को इतने समय तक सुरक्षित रखेगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि कौन सी चीजें ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। दही बिल्कुल नहीं चलेगा, एक कच्चा आम बिल्कुल नहीं चलेगा। अब पापड़ चल सकता है ज्यादा लंबे समय तक, और उससे थोड़ा कम समय तक चल सकती है चिप्स। तो यहाँ पर जो हम लोग करेक्ट आंसर करके आएंगे वो करके आएंगे पापड़। देखो एक जनरल बेसिक सेंस वाली चीज है कि इन दोनों में से जो लंबा टिकेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी दो ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो सबसे लंबा टिकेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि चिप्स वगैरह की जो शेल्फ लाइफ रहती है मैक्स टू मैक्स 3 महीने, इससे ज्यादा ये नहीं टिकते। लेकिन पापड़ वगैरह इनकी बात करें तो ये 5 से 6 महीने और इससे भी ज्यादा इनका टाइम हो सकता है। इतने टाइम तक की इनकी शेल्फ लाइफ होती है, खराब नहीं होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा लंबा टिकेगा उसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर आंसर में कर देंगे। हालांकि इसके दोनों आंसर करेक्ट माने गए, क्योंकि इसमें भी प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं जो खराब नहीं होने देंगे, और इसमें भी प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं जो इसको लंबे समय तक सुरक्षित करके रखते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी बोथ आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करेगा। ठीक है, क्या पूछा गया, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड जितनी भी चीजें हैं बैलेंसिंग करने वाली। तो इस प्रकार की जो डिसेबिलिटी है वो डिसकैलकुलिया में, डिसलेक्सिया में, डिस्फेजिया में या फिर डिस्प्रेक्सिया के अंदर आएगी। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए इसका। देखो इसमें सारी चीजें बोल दी है कि आंख के तालमेल से जो है शारीरिक संतुलन मैच नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, डिस्प्रेक्सिया की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ये जो है बोलने संबंधी है, भाषा से संबंधित है। ये जो है पढ़ने संबंधी है, मतलब पढ़ने में यहाँ पर दिक्कत आती है। ठीक है, और ये गणित से संबंधित है कि बच्चा गणित की कैलकुलेशन में जीरो होता है। तो ये तीनों इंडिविजुअल है। लेकिन प्रेक्सिया में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि तुम शर्ट के बटन लगाओ, किसी बच्चे को बोला तो वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाएगा। ठीक है, देख कहाँ रहा है, समझ कहाँ रहा है। तो इस प्रकार की दिक्कतें जो होती है डिस्प्रेक्सिया के अंदर होती है, या फिर ऐसा बच्चा जो डिस्प्रेक्सिक से ग्रसित हो। ठीक है, तो डिस्प्रेक्सिया यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आप देखना चाहें तो आप इसकी डिटेल को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य को महत्व दिया जाता है। करिकुलर गोल्स इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसाइज ऑन, किस चीज के ऊपर ये चीजें एम्फेसाइज करती है प्रगतिशील शिक्षा में, जो पाठ्यचर्या है उसके उद्देश्य को कैसे माना गया है। पाठ्यचर्या क्या रॉट वाली होती है, रॉट मेमोराइजेशन वाली होती है, रटन वाली होती है, या फिर ये बोल सकते हैं सत्ता के प्रति काफी अनुकूल होती है, जैसा अथॉरिटी या जैसा आगे से डिसाइड किया गया बिल्कुल डिक्टो वैसा ही रहेगी। क्या ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है, या फिर ये ड्रिलिंग की बात करती है, रिकॉल करने की चीजों को इसकी बात करती है। सो क्या लग रहा है, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। देखिए और बताइए क्या आंसर ठीक हो सकता है इसका। देखो प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में यही होता है कि आप बच्चों को ऐसा पढ़ाइए जो उनके फ्यूचर में काम आए। तो इस प्रकार में जो पाठ्यचर्या है उसके उद्देश्य को कैसा महत्व दिया जाता है कि वो कैसा हो, बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रोत्साहित करे, या बच्चों को बताए कि उनको थिंकिंग कैसी करनी है, क्रिटिकल यहाँ पर करनी है, आलोचनात्मक यहाँ पर करनी है। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं टोटल। ओके, चलिए इसके आगे के क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करें उनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, और जो भी दिक्कत लगती है, जो भी डाउट लगता है, अगर आपको ईवीएस से संबंधित भी कोई डाउट है, या आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन जो हमने कहीं पेपर में किया है या टेस्ट में दिया है उसमें डाउट है, तो ज़रूर से आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपके डाउट्स भी यहाँ पर सॉल्व हो जाए। ओके, चलिए सेशन को ओवर करते हैं। बाकी अभी तक की आपकी जितनी भी क्लासेस मिस हुई है उनको आप एक बार ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।